तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सुरेंद्र कुमार किडवाल और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा चैनल जिसका नाम है आरएनएम अकेडमी। थोड़ी सी नेट इश्यू के कारण हम रिकॉर्डेड क्लास अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा एडजस्टमेंट कर लीजिए प्लीज। हमने स्टार्ट कर रखा था सेंटर ऑफ मास विद रोटेशनल मोशंस। रोटेशनल मोशंस का बेसिक पार्ट हो गया था, फिर हमने स्टार्ट किया था सेंटर ऑफ मास। आज हम बिल्कुल वो सारे डायग्राम के साथ पढ़ेंगे जो हमारे यूज हो, जे एडवांस के लेवल का नहीं पढ़ाएंगे। केवल आपको आज आज नेट के लेवल का ही बताएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें दिक्कत आती है फिर, ठीक है। हाँ, तो जल्दी से आते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ, सेंटर ऑफ मास के दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, सेंटर ऑफ मास किसी भी कण के अंदर भी हो सकता है, उसके बाहर भी हो सकता है। मेरे शरीर का सेंटर ऑफ मास मेरी बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वह उसके साइज पे डिपेंड करता है, उसके आकार पे डिपेंड करता है, उसकी त्रिज्या पे डिपेंड करता है। जैसा आकार आपने बदला, सेंटर ऑफ मास वैसा का वैसा बदल जाएगा, ठीक है। जैसे आजकल कैमरे चल रहे हैं कौन से, जिन पे खड़े होकर चारों तरफ आपके पास कैमरा घूमता है, ठीक है। उनमें क्या सिस्टम होता है, अगर आप अपने हाथों को फैलाकर घूमोगे तो वह थोड़ा सा क्या होगा, धीरे घूमेगा। लेकिन जैसे आप उनको, वो तो लाइट से चलता है, लेकिन अगर ऑटोमेटिक घूमने वाला हो तो उसमें एक दिक्कत आती है। अगर अपने हाथों को दोनों को एक जगह ले आओगे तो वो फास्ट चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि आपका सेंटर ऑफ मास आपकी बॉडी पे आ जाएगा, ठीक है। कभी भी देख लेना, आप अपने हाथ दोनों बाहर करके घूमोगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, और एक जगह करोगे तो आसानी होगी, ठीक है। ये अलग एक एक्स वाई तल होता है जिसमें तीन द्रव्यमान होते हैं, M1 M2 M, ठीक है। उनकी स्थिति मूल बिंदु से क्रम से होती है R1 R2 और R3, ठीक है। R1 क्या है यहाँ पर, R1 और R2 R3 क्रम से यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर है यानी स्थिति सदिश है। स्थिति सदिश का मतलब सोचना चाहो तो किसी कण की मूल बिंदु से दूरी कितनी है उसको सदिश क्रम में दर्शाने वाला सदिश क्या कहलाता है, स्थिति सदिश कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, सीधे आपको माइंड में याद रखना। फॉर्मूला आपको पता है क्या बनता है, सेंटर ऑफ मास RCM बराबर होता है M1 R1। R1 पे हमेशा सदिश का निशान जरूर लगाना। क्यों? क्योंकि एक वेक्टर राशि है। R2 प्लस M3 R3 अपॉन में कौन कौन से लगाने, अपॉन में लगाने हैं M1 M2 और M3, ठीक है। इसके अलावा इससे कोई चीज नहीं, ठीक है। अब जो पढ़ाया है, जो अभी करवाया है, उस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक 1G का एक एलिमेंट है और दूसरा 3 kg का एलिमेंट है। सॉरी, एक 1 kg का और एक दूसरा 3 kg का। पहले का जो स्थिति सदिश है उसका मान है I प्लस 2J प्लस K का, लेकिन दूसरा है उसका मान है -3I माइनस 2J प्लस के। ये CBSE PMT 2002 में पूछा गया। इसने पूछा कि इन कणों का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, सॉरी इनका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। पोजीशन वेक्टर तो हमें दे रखा है, ठीक है। कुछ इधर उधर हो जाता है तो माफ करिएगा, ठीक है। तो निकालते हैं, क्या निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यहां अब जब सेंटर ऑफ मास आपको 1 और 3 kg दे रखे, लगभग एक ही दिशा में दे रखे, माना कि ये दिशा इनके, तो केवल x में y का मान चेंज करना चाहो तो M1 x1, अगर y में जाना तो M1 y1, z में जाना चाहो तो M1 z1 M2 z2 M3 z3। आपको आता है, बार बार इसको बता दिया मैंने, कई बार बता दिया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, M1 x1 प्लस M2 x2, या R2 लगा दो, R1 R2 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, जो आपकी इच्छा हो वो फॉर्मूला लगाओ और मान निकालो। तो क्या होगा इस फॉर्मूले का मान, M1 का मान कितना है 1 kg, इनका मान हो जाएगा I प्लस 2J प्लस K कैप प्लस 3 गुणा -3I -2J प्लस K कैप, और नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 4 kg। करो सोल्व, I गुणा करोगे अंदर मल्टीपल 2J प्लस K कैप -9I -6I प्लस 3K कैप अपॉन में 4, ठीक है। थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो मान आ जाएगा -8I -4I प्लस 4K कैप अपॉन
भाग दोगे तो मान आ जाएगा -2i माइनस जे कैप, सॉरी यहाँ जे कैप है, और प्लस, ठीक है। तो ये जो मान होगा, ये मान कहीं भी डिपेंड करे, -2i माइनस जे प्लस के, जहां इसका मान आएगा आई जे के का मान हम निकाल सकते हो। इसका मॉड्यूल लेकर इसका मान निकालना चाहो तो मॉड्यूल मान आएगा 4 + 1 + 1, सारे मान पॉजिटिव लेना है तो हो जाएगा √6 पे। तो √6 सेंटीमीटर या मीटर जहां भी जो भी दे रखा है उस पे इसका मान सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है किसमें, ये क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई 2002 में। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक रेखा जो एक्स अक्ष के अनुदिश है, भले उसको खड़ा करके वाई के अनुदिश कर लो या फिर जेड के अनुदिश कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिया गया है कि ओरिजिन बिंदु पे उसका मान 300 ग्राम है। ठीक है, दूसरा द्रव्यमान है जो उससे करीबन 40 सेंटीमीटर दूर है, 500 ग्राम है, और तीसरा उससे थोड़ा सा आगे हो रहा है, उसका मान है 700 ग्राम, सॉरी 400 ग्राम, और दूरी है उसकी 70 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसका ओरिजिन बिंदु से सेंटर ऑफ मास निकालना। यहां आपको 3 मान दिए गए हैं, कोई नहीं, जहां m2 था वहां एक ऐड और कर लो, m3 कर लो, m1 का मान आपको दिया गया, सीधा सा फॉर्मूला होगा, निकाल लो। ये सीबीएसई पीएमटी 2009 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कर लो। क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा m1, कोई फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला बार बार लगाने की कोई जरूरत नहीं, सीधा लिखो मान निकालो, कोई दिक्कत नहीं। 300 ग्राम इंटू 0, m1 इंटू 0 प्लस 500 इंटू 40, ठीक है, दिया गया। तीसरा 70 इंटू 400, ये मान दिया गया। नीचे इनका ऐड कर लो, 300 + 500 m1 m2 प्लस m3, कर लिया। ये हो गया 0, ये हो गया 20,000, गुणा करोगे ये हो जाएगा 28,000, अपॉन में हो जाएगा 500, 300, 800, सॉरी 400, 700 नहीं है, 400 है, 400 तो हो जाएगा 900, 300, 1200। ठीक है, करोगे हो जाएगा 28, 20, 48,000 अपॉन 1200, और आसानी से भाग चला जाएगा, तो आंसर आएगा 40 सेंटीमीटर। यानी आप देख सकते हो, एक साइड में 300 ग्राम था, दूसरी साइड में 400 ग्राम था, बीच में 500 ग्राम था, तो सेंटर ऑफ मास कहां निकल के आया, 0 से कितनी दूरी पे, 40 सेंटीमीटर, यानी सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे आएगा। ठीक है, इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास यहां है। ठीक है, अगर ये मान इस रेखा को अगर लंबवत दे देता तो भी y के निर्देश निकाल लेते, अगर z के निर्देश दे देता तो z के मान रख लेते, कोई दिक्कत नहीं आनी। अब आ रहा है नीट का इंपॉर्टेंट, और हर ऐसी कोई कोचिंग नहीं है जिस कोचिंग ने ये क्वेश्चन ना करवाया। लगभग तो यूट्यूब के कम्युनिटी, सॉरी हाँ क्या नाम होता है उसका, कम्युनिटी पोस्ट, हाँ कम्युनिटी पोस्ट में ये क्वेश्चन हर बार अपलोड किया जाता है, हर कोचिंग के द्वारा। जितनी बार इस क्वेश्चन का मान पूछा गया, मुझे नहीं लगता कि सभी कोचिंगों ने इसका करवाया। क्या दिया गया है आपको, दिया गया एक 5 kg का पिंड और दूसरा दिया गया 10 kg का पिंड, और कहा गया कि इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। तो बताओ इनका सेंटर ऑफ मास किस पॉइंट पे होगा। इसके निकालने के 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, एक तो आप अपना फॉर्मूला लगाओ, एक फॉर्मूला और होता है, उसको आप बाद में देखना। मैं बता देता हूं दोनों फॉर्मूले से कैसे सोल्व करते। पहला, मैंने बताया था कि किसी बिंदु का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए एक बिंदु को मूल बिंदु मानो। मूल बिंदु का मतलब होता है उसको 0, 0 मान लो, एक के निर्देशांक 0 मान लो और दूसरे के निर्देशांक उसे 2 माप लोगे तो आसानी से निकल जाएंगे। एक बार आप 5 के निर्देशांक निकाल के देख लो, और फिर आप 10 के निर्देशांक निकाल के देख लो, फिर आपको 1 मीटर दूरी के बीच में कहां उनका सेंटर ऑफ मास है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो करो, पहले हम इसके निर्देशांक 0, 0 मान लेते हैं। ठीक है, पहला निर्देशांक होता है x का, x1 का, और ये होता है y1 का। तो ये उसे कितना दूरी पर है, 1 मीटर दूरी पर, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 1 और इसका 0। अब आप सोचोगे कि सर यहां भी 0 है y1 का और वहां भी 0 है y1 का, क्यों? क्योंकि ये एक ही रेखा में है y पे, ये 90 डिग्री वाला नहीं है कि इसमें x और y के दोनों के बीच में, ना केवल एक रेखा पर ही है, एक निर्देशांक पर ही है, इसलिए हम इसको अकेला मान लेते हैं। मैं 2 निर्देशांक वाला भी करवाऊंगा लेकिन इससे अगला होगा। ठीक है,
तो एक को हमने 0 0 माना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से और दूसरे को 1 0। क्यों? क्योंकि वो 0 से 1 मीटर दूरी पर है 10 केजी। अब आप दिमाग आसानी से लगा सकते हो, एक साइड में 5 केजी है, दूसरे साइड में 10 केजी है। मैंने कल बताया था जिस साइड में द्रव्यमान ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसी की साइड में खिसकेगा। आपको पता है कि जितना पावरफुल आप हैं तो सेंटर ऑफ मास आपकी दिशा में ही जाएगा, पावर आपकी ही होगी क्योंकि आप में दम है, आप में दम नहीं है। जैसे आपके अच्छे नंबर है पीएमटी में, सॉरी नीट में, तो कॉलेज आपको ही मिलेगी। ठीक है, हाँ, तो निकाल लेते हैं। सेंटर ऑफ मास बराबर क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस, ठीक है, हाँ, m1 का मान कितना है? m1 का मान देख लो, m1 का मान है 5 केजी, ठीक है। m2 का मान है 10 केजी, ठीक है। x1 का मान है 0, y1 का मान है 0, x2 का मान है 1 मीटर, y का मान है, y2 का मान है 0। ठीक है, ये मीटर में है और केजी में, तो रख लो m1 5 इंटू 0 हो गया 0, m2 10, x1 का मान 1, नीचे 5 प्लस 10 हो गया गुरुजी, क्या हो गया? 10/15। कितना हुआ भैया जी? 2/3 मीटर। ठीक है, लेकिन वहां आपको ऑप्शन में लगभग कोचिंग में आपको 2/3 मीटर ना देकर उन्होंने दे रखा है ऐसे ऑप्शन 40 सेंटीमीटर, दूसरा 75 सेंटीमीटर, तीसरा 45 सेंटीमीटर और लास्ट का प्यारा सा ऑप्शन 67 सेंटीमीटर। ठीक है, 2/3 में भाग देकर देखोगे तो मान बार बार आएगा कितना भैया जी? 6.6.66666। इतने तो युवराज ने भी छक्के नहीं मारे जितने मैंने लिख दिए। ठीक है, तो हम इसके किसका बराबर लिख सकते हैं? सार्थक अंकों के अनुसार इसको 67 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि 5 से ज्यादा मान है उसको लिख सकते हैं हम अगला अंक, तो 6 हो जाएगा 7, तो उत्तर आएगा 67 सेंटीमीटर। आज से कभी कम्युनिकोस्ट में ये सवाल दिखे तो आपको कर देना है 67 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ, अब आपको पता है कि 1 मीटर में, वापिस देखो, ये है 5 केजी और ये है 10 केजी। ठीक है, 1 मीटर की दूरी है, आपको करने हैं 1 मीटर के 3 भाग, कितने? 0.33, दूसरा 0.33 और तीसरा 0.33। ठीक है, हमने 2 टुकड़े कर लिए, सॉरी 1 मीटर के 3 टुकड़े कर लिए, समझने के लिए किए हैं, बाकी आपका उत्तर आ गया। ठीक है, 0.33 0.33 0.33। ठीक है, ये कह रहा कि ये लगभग यहां पे स्थित है, इसका सेंटर ऑफ मास 2/3 यहां पर है। तो क्या हुआ? जिधर द्रव्यमान है उस साइड में हुआ। अब देखो 5 से तो ये 2/3 सेंटीमीटर, 2/3 मीटर दूर है, लेकिन 10 से कितना दूर है? लगा लो, 1 माइनस 2/3 बराबर 1/3 मीटर दूर है, किससे? तो 10 से कितनी दूर है? 1/3, और 5 से कितने दूर है? 2/3। दोनों को डिवाइड करोगे तो वही दूरी आएगी, कितनी? 1 मीटर। एलसीएम से निकाल सकते। ये तो हमारा एक हुआ माइंड के हिसाब से, दूसरा क्वेश्चन हुआ हमारा किस हिसाब से? दूसरा क्वेश्चन हुआ हमारा फॉर्मूले के हिसाब से। अब एक तड़कता भड़कता फॉर्मूला है, हॉट सा फॉर्मूला है, क्या है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कहता है कि आपको अगर पहले यानी 5 केजी से आपको निकालना है कि कितनी दूरी पर उसका द्रव्यमान है, तो सीधा आपको लगाना है एक फॉर्मूला, m2r अपॉन m1 प्लस, ये r1 के हिसाब से, यानी 5 केजी से पिंड का सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे है, तो फॉर्मूला लगाना ये। अगर आपको कहा जाए कि 10 केजी से कितना दूर है, तो लगाना है m1 r इंटू m1 प्लस, निकालो m2 का मान कितना है? m2 का मान 10 है, r का मान कितनी दूरी पे है? तो 1 मीटर है, नीचे 5 प्लस 10 15, तो 2/3। ठीक है, इसे कितना दूरी पर है? 5, r का मान कितना है? 1, 5 प्लस 10 तो हो जाएगा 5/15, यानी 1 मीटर। तो ये फॉर्मूला आपको जरूर से नोटिस करना है और लिख लेना है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है,
बाकी इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो डायरेक्ट एलिमेंट बेस पे पूछे जाएंगे। आपको डायग्राम दिया जाएगा, ये टोपी है, ये गोला है, ये अर्ध गोला है। वो पूरा गोला कभी नहीं देगा, ना 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 ना, वो पूरा गोला देने वाली दिक्कत नहीं करेगा। वो सीधा पूछेगा कि ये अर्ध गोला है, ये गोला छिलछिला है, ये गोला खाली है, ये अर्ध रिंग है, ये रिंग का चौथा भाग है। ठीक है। हाँ, अब आपको दिया गया है एक, दो रोड दी गई है। एक रोड एकदम लंबवत सतह पर रखी गई है और एक उस पे पेंडिकुलर रखी है। मैंने कहा था ये x के अकॉर्डिंग है, ये y के अकॉर्डिंग है, नीचे -y है, इस साइड में -x है। किस हिसाब से? संख्या निरूपण निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से। चार क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 4। चार कोण होते हैं, 0 से 90, 90 टू 180, 180 से 270 और 270 से 300। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा था कि जब तक आपको कोई रोड दी जाए, आपको कोई एल लंबाई की कोई पाइप दी जाए या कुछ भी दिया जाए, सरिया दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, जैसे आप पिटाई करते हो, बदमाशी करते हो, उसके हिसाब से एल सेंटीमीटर की है तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा उसका मिडियस पॉइंट होगा। तो एक्स के अनुदिश है, उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई कितनी है? एल मीटर। तो उसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में होगा, कितना होगा? L/2। और y का कोऑर्डिनेट कितना होगा? y का कोऑर्डिनेट होगा 0। क्यों? क्योंकि x पे रखी हुई है, y का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए y को करो 0। अब चलेंगे हम कौन से पे? अब चलेंगे हम y पे। y का मान दिया गया 2l। ठीक है, तो 2l का आधा कर लो तो हो जाएगी लगभग इसके बीच में। इसके निर्देशांक कितने होंगे? इसके निर्देशांक हुआ भैया जी 0 और l, केवल l। 0 और l क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर की तरफ होता है x 0 और 2l का आधा हो गया। तो मान निकाल, क्या मान निकाला? सेंटर ऑफ मास कहां होगा? तो देखो RCM बराबर लगा लो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस। थोड़ा सा ध्यान में देखना, संख्या निरूपण इसमें इंपॉर्टेंट आएगी। m1 का मान कितना है? x1 का मान l/2 प्लस दूसरा m2 का मान कितना दिया गया है? 2 इंटू x2 का मान, x2 का मान 0 है, l प्लस 2l। तो कितना मान हुआ भैया जी? l/2 अपॉन 3l। तो मान निकाल सकते हो, ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेना। एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा तो l/6, सॉरी m/, ये m है, यहाँ पे m इंटू एल है, यहाँ पे भी m इंटू एल है, m से m कैंसिल हो जाएगा तो l/6। ठीक है, तो l/6 कहां होगा? इन दोनों के बीच, कहीं इनके बीच में होगा। किस साइड में? l/6। l/6 कहां इनके बीच में? कहीं यहां होगा इसका। ठीक है, तो इसका निकाल सकते हो। अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, अगला क्वेश्चन दिया गया है, तीन वर्त आपको दिए गए, एक वर्त नीचे, दूसरा वर्त ऊपर और एक इनके ठीक ऊपर। ठीक है, तीन वर्त दे दिए गए, इनके सेंटरों को मिला दिया गया, इसकी त्रिज्या की सहायता से इसको मिला दिया गया। कैसे? इसकी त्रिज्या है r, इसकी r, इसकी r, इसकी r, इसकी त्रिज्या r, इसकी त्रिज्या। ठीक है, आपको पता है कि त्रिज्या दोनों साइड में बराबर होती है, r इस साइड में, r इस साइड। कहा गया कि एक आइडेंटिकल मेटल दिया गया। आइडेंटिकल मतलब एक समान है, एक समान। आइडेंटिटी का मतलब सेम समान। ठीक है, सेम है। तो विच राइट पॉइंट फॉर सेंटर ऑफ मास पूछा गया। अब देखो, आपको मैंने बताया था कि हमेशा वर्त का सेंटर ऑफ मास उसका मीडियस पॉइंट होगा। आपको वर्त दिया जाए तो सीधा कर देना उसका सेंटर ऑफ मास कि जी यहां होगा इसका सेंटर ऑफ मास, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चतुर्भुज का आएगा तो क्या करना है? सीधा इसका विकिरण बताना है कि सर इसका विकिरण जहां पे मिलते हैं वहां पे काटते हैं, वहां इनका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये आपको याद। ठीक है बच्चों। हम्म, लास्ट वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे हमको m रखना था, m 1m इंटू 2m। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा? m इंटू 2ml।
उस हिसाब से हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। एक मिनट वापस काट के देखते हैं, मेरे से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया शायद, तक मेरे को लगता है ml/2 इंटू नीचे हो जाएगा 3ml, 3m। ठीक है, तो m से m कैंसिल आउट, तो हो जाएगा L/6 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ। तो एक वर्थ दे दिया जाता था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहां तो दे दिए कितने वर्थ, यहां तो दे दिए 3 वर्थ और तीनों को रख दिया एक दूसरे के ऊपर। अब आपको निकालना सेंटर ऑफ मास, तो कैसे निकालेंगे देखो, डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ऐसे बनाया एक वर्थ, दूसरा बनाया यहां से लाकर, देखो मैं एक वर्थ बनाने की कोशिश कर रहा हूं ऐसे। छोड़िए, मैं सीधा बना लेता हूं। ऐसे बनाया एक वर्थ, ठीक है। दूसरा बनाया इसके पास, देखो कितने सुंदर वर्थ बना सकता हूं मैं। अपनी बड़ाई खुद भी कर लेता हूं। ठीक है, और तीसरा इनके ऊपर रख देता हूं कुछ। ठीक है, ये बिल्कुल बुरा बना दिया मैंने, वापस बनाते हैं। ठीक है, हाँ, 3 वर्त मैंने बना दी। अब इनका निकालना सेंटर ऑफ मास। ठीक है, पहली चीज, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर निकाले। अब हमें पता है, एक ऊपर से लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पहली लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे कि इसका तो कहीं इसके बीच से होगा, पता है कि यहीं से होगा, कुछ होने वाला यहीं से। ठीक है, तो बिल्कुल एक रेखा यहां से निकल के, अब एक रेखा से काम नहीं चलेगा, तो दूसरी रेखा कहां से चलेगी, दूसरी रेखा चलेगी यहां से। कैसे, ऐसे, यहां से ऐसे करती हुई एक रेखा और निकलेगी, ठीक इस वर्त के केंद्र से। ठीक है, दो वर्तों ने कहा जी हाँ जी हमारे सेंटर से तो निकाल लिया, तो तीसरा भी नाराज हो जाएगा, तो तीसरी निकलेगी कुछ यहां से ऐसे करती हुई इसके सेंटर से। ठीक है, ऐसे, हाँ। तो इन तीनों का जो सेंटर निकल के आया वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाने वाली क्या है, माना इसका सेंटर यहां पे है, यहां से इसको ऐसा मिलाया, इसका सेंटर है, इससे को यहां से मिलाया, इसका सेंटर यहां पे, इसको यहां से मिलाया। ठीक है, ये थोड़ा सा साइड में, बाकी इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहां माना, वापिस देखते हो थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं मैं इसको, हाँ। अब देख रहा सेंटर ऑफ मास कुछ यहां पे। ठीक है, इसको यहां मान लेना। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, हाँ। अब देखो, एक त्रिभुज बन गया इसके अंदर, वर्तों का आपको पता है कि वर्त के सेंटर से निकलेगा। अगर इतना डायग्राम पूछे जाए तो आपको बोलना है कि जहां इन तीनों रेखाएं काटती हैं एक दूसरे को, प्रतिच्छेदी रेखा होती है, वहां पे उसका होगा इसका सेंटर ऑफ मास। अब यहां से एक डायग्राम से एक चीज निकल के आई, क्या निकल के आई देखो, अगर आपको दिया जाए एक त्रिभुज ऐसे, ठीक है, ये त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं ए बी सी, तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। ठीक है, हाँ। अब देखना, अगर हमें एक रेखा यहां से डाला जाए एकदम बिल्कुल नीचे की तरफ, तो इसको बोलते हैं लंब। लंब यानी परपेंडिकुलर एक रेखा ड्रॉ की जाती है ए से नीचे की तरफ, ए से बी सी के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, हमने इसका नाम दे दिया डी। अब एक रेखा बी से एसी पे डालते हैं परपेंडिकुलर, देखो ये कुछ ऐसा ही जैसा वर्त में किया था वैसे, इसको बोल देते हैं हम ई। एक भुजा, एक परपेंडिकुलर लाइन सी से ड्रॉ करेंगे ए बी पे। ठीक है, तो एक त्रिभुज का सेंटर ऑफ मास, एक त्रिभुज का, एक ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास, एक ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, जहां उसकी मीडियन बोल सकते हो या माध्यिका, या माध्यिका पर होता है। अब अगर आपको माध्यिका से दिक्कत है तो मैं बता देता हूं, माध्यिका से इतना ही मतलब है कि 3 रेखा होती हैं ए से बीसी पे, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, सिर्फ आपको ड्रॉ करनी है कि तीनों एक जगह मिलते हैं, कहीं ना कहीं ट्राइंगल का एक बिंदु है, इन रेखाओं को बोलते हैं माध्यिका। ठीक है, और ये होते हैं इसकी माध्यिका, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ हाँ।
अब मैंने यहां पे यूज कर लिया किसको, इतनी देर हमने बार बार बोला था कि द्रव्यमान यूज करो, आर यूज करो, सेंटर ऑफ मास निकालो, फॉर्मूला पता। अब हमें कहा जाए कि एकदम बिल्कुल एक प्लेट आकार की एक साइज है, प्लेट, प्लेट समझ रहे हो, वर्त नहीं है, ये एक प्लेट है जिसपे आप चाउमीन खाते हैं, ठीक है, मैगी खाते हैं। उस प्लेट का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना, तो वो प्लेट एक डिश नहीं है ना, वो एक रिंग है, वो एक प्लेट है, तो उसका सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला होता है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3। मतलब एक प्लेट है जिसका कुछ एरिया होगा, दूसरी प्लेट होगी बिल्कुल थिन प्लेट, थिन होनी चाहिए, ये नहीं कि इतनी मोटी प्लेट, नहीं 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 जी, बिल्कुल थिन प्लेट होनी चाहिए, ठीक है। 3 प्लेट हैं, 4 प्लेट हैं, 5 प्लेट हैं, उनका सेंटर ऑफ मास निकाल, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का प्यारा सा फॉर्मूला होगा, क्या होगा, A1 R1 प्लस A2 R2, तीसरा A3 R3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस, ठीक है। अगर आपको प्लेट दी गई है, उनका सेंटर ऑफ मास निकालना है, अगर x के अकॉर्डिंग निकालना है, y के अकॉर्डिंग, तो उसको चेंज कर सकते हो, कैसे, A1 x1 प्लस A2 x2। ये एरिया केवल थिन चीजों के लिए, यानी बिल्कुल पतली प्लेटें हैं उनके लिए ही है, सभी के लिए नहीं है कि आपने उठाया सभी के लिए कर डाला, नहीं जी, सभी के लिए नहीं करना। A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। जेड के लिए भी एक लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए, मुझे जाके आप गुस्सा ना करो कि सर ने पूरा ना लिखाया। A2 Z2 प्लस A3 Z3 अपॉन A1 A2 A3, ठीक है। ये तीन चीजें, एक एरिया दे रखा हो बिल्कुल थिन एरिया है, उसका सेंटर ऑफ मास निकालने की चीज। अब आगे बढ़ते हैं, क्या चीज, एक हार्ड सा सवाल दिया गया है, शायद ये क्वेश्चन 2007 के आसपास सीबीएसई में पूछा गया, उसने शानदार सा दिमाग लगाया, उसने दे दिया आपको दो वर्ग, क्या दे दिया, पहला एक आयत है, आयत के ऊपर एक वर्ग रख दिया, कहा कि इनका सेंटर ऑफ मास किस बिंदु पे होगा। आपको क्या करना है, सेम यही फॉर्मूला लगाना है जो ऊपर लगाया था, मतलब ये बिल्कुल चिपटे हैं। आपने देखा होगा कि कभी वर्त है, वो ये थोड़ी होता कि ये इतना मोटा होगा, नहीं, उसमें केवल लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, उसकी मोटाई नहीं होगी कभी भी, ठीक है। ऐसा ही वर्ग में होता है, तो दे दिया नीचे की लंबाई है 2 मीटर और इसका, तो इस नीचे वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का एरिया कितना है, A1 कितना है, तो A1 देखो नीचे है 2 मीटर, ऐसे 2 मीटर दे रखी है हमें, ये कितनी है, टोटल 2 मीटर है, 1 मीटर ऊपर है, 1 मीटर नीचे है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रेंथ, लंबाई इंटू चौड़ाई, निकाल लो, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 मीटर स्क्वायर। हमेशा एरिया मीटर स्क्वायर में आता है, ये चीज इंपॉर्टेंट। अब निकाल लो A1, A1 है एक वर्ग, A2 है एक वर्ग, तो क्या होगा इसका सेंटर ऑफ मास, हमें पता है भुजा का स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा। अब आपको दिक्कत होगी सर भुजा इंटू भुजा, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजा भी बराबर, देखो ये होता है एक वर्ग, सॉरी वर्ग, ये भुजा भी इतनी है, 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 तो आपको क्या लेना है, या तो आपको लेना है वर्ग स्क्वायर, यानी इस भुजा और इस भुजा को ले लेते हैं इसका निकाल, अगर इसका परिमाप निकालना हो, टोटल इसकी चारों लंबाई निकालनी, तो 4 इंटू भुजा होगा। ये आपके सिलेबस में नहीं है, केवल आपको बताने के लिए, ठीक है। तो अब इसका मान निकालो, A1 का मान आपको दिया गया है, A2 का मान आपको दिया गया है, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 1, तो A2 का मान हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। A1 A2 का मान तो आ गया, लेकिन अब इनका सेंट्रल मास में निकालना है, तो नीचे वाले वर्त को देखो, नीचे वाला वर्त एक लेंथ ही तो है, एक दूरी ही तो है, मैंने बताया था जहां वर्त का, कहां वर्त ले रखा हूं, जहां आयत का सेंटर ऑफ मास है कहां होगा, जहां उसके विकिरण उसको काटते हैं, और वर्ग का भी कहां होगा, जहां उसके विकिरण उसको काटते हैं, दोनों के विकिरण काटता हो तो दोनों के विकिरणों का मान हमें पता है, ये कितनी दूरी पे है,
ये यहां से जी 1 मीटर दूरी पे है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1 मीटर। अब ये जीरो से ये कितना ऊपर है, तो ये जीरो से ये टोटल है 1 मीटर। देखो अलग पेंसिल से देखो, ये है 1 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से इतनी दूरी ये हो जाएगी 0.5 मीटर। बिल्कुल पता है आपको, तो दिक्कत ही नहीं। अब देखो इस वर्ग का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो यहां से इसकी दूरी कितनी है, यहां से इसकी दूरी है टोटल है ये 1 मीटर, तो y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0.5, और सॉरी x का 0.5, और y से कितनी दूरी पे है, y से दूरी पे है 1 मीटर, तो यहां है, और 0.5 ये है, तो हो जाएगी 1. ठीक है, तो यहां देख लो इसका मान हो जाएगा 0.5 और 1.5। ये इसके निर्देशांक है आगे, इसके निर्देशांक 1.5 है, और ऊपर वाले के 0.5 इंटू 1.5। वापिस देखो, आपको एरिया निकालना है, कैसे निकालना है, M1 R1 से निकालना है। अभी बताया था कि जो चीजें पतली होती है उनका सेंटर ऑफ मास आसानी से निकालते हैं। वर्ग और आयत का सेंटर ऑफ मास हमेशा उनका विकिरण जहां एक दूसरे को काटते हैं, विकिरण होते हैं, इस भुजा को इससे मिलाओ, इस भुजा को इससे मिलाओ, ये इसके सेंटर ऑफ मास होते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो हमने इसके निर्देशांक निकाल लिए। अब वही फॉर्मूला जो अभी मैंने पढ़ाया, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला लगा लो और मान निकालो। तो क्या हो जाएगा, आर सी एम बराबर हो जाएगा, A1 का मान कितना है, A1 का मान 2 है, X1 का मान कितना है, X1 का मान 1 है, प्लस A2 का मान कितना है, A2 का मान तो 1 है, यहां देखो 1 है, और M1 X1 प्लस M2 X2 तो 0.5 बट्टा 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 ही तो होगा, हाँ 2 प्लस 1 होगा 3। आरसीएम को सोल्व करो, तो 2 प्लस 5.5 बट्टा, इसको सोल्व करोगे इसका मान, तो जहां इसका मान आएगा वो इसका सेंटर होगा। कैसे करोगे, अगर करना आता तो अच्छी बात है, नहीं करना आता तो निकाल लो, निकाल लो चाहो तो निकाल लो। देखो मैं जगह नहीं है थोड़ी सी यहाँ पे, देखो यहाँ पे देख लो 1 मिनट, 2 प्लस है 5/10 इंटू 3। ये तो मैंने गलत कर दिया, वापस देखो, वापस देखो कैसे करेंगे, वापस देखो, वापस देखो, कोई दिक्कत नहीं। 2 प्लस 5/10 बट्टा 3, तो हो जाएगा 10 प्लस 25, 20 प्लस 5 बट्टा 30, तो हो जाएगा 25/20। 5 से काट लो, 5/6, तो 5/6 का मान हो जाएगा करीबन इसका मान निकालोगे तो आएगा, मान आएगा 0.8 मीटर के आसपास इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो कहीं इनके बीच में, ना तो यहां लगभग इसके आसपास इसका मान होगा 8 मीटर, ये इसका सेंटर ऑफ मास। केवल आपको इतना ध्यान रखना है, अगर पेज भर जाए तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि सर बता दिया कि सर समझ में नहीं आया, ठीक है। तो करीबन 0.8 मीटर पे इन दोनों का सेंटर ऑफ मास होगा। इतनी देर दो अलग अलग डायग्राम लेकर चल रहे थे, उनका सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे, अब निकालेंगे एक अकेले पिंड का। इतनी देर दो पिंडों के बीच का निकाल रहे थे कि एक यहाँ पे एक यहाँ पे, आप सूर्य और पृथ्वी के बीच का भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको मान का बताना चाहिए। अब आपको अकेला पिंड दे दिया जाए, मैंने लास्ट लेक्चर में भी करवाया था, और अब वापस देख लो, ठीक है। हम्म, हाँ, एक पिंड दे दिया, माना उसका द्रव्यमान m है, ठीक है। या इसका एक छोटा सा हिस्सा लेना चाहो तो इसका मान मान सकते हो d। क्यों, क्योंकि समाकलन की सहायता से हमें पूरे पिंड का मान निकालने के बजाय उसका एक छोटा सा टुकड़ा लो, उसका सेंटर मास निकालो, पूरे का सेंटर मास निकाल के जोड़ दो। ये अपने किसी मूल बिंदु से 0 से लगभग r दूरी पे, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, RCM। यहां पे देखना जी, ये लगाया समाकलन का निशान, ये हो जाएगा DMR। DMR का मतलब, DM आपका द्रव्यमान है, R इसका निर्देशांक है, अपॉन टोटल द्रव्यमान D, ठीक है। अगर इनको सोल्व करोगे तो मान आ जाएगा लगभग, हमेशा इनका मान यही होगा 0 से L तक, DM इंटू R अपॉन, ठीक है। ये इसका होगा, x के हिसाब से निकाल सकते हो, अलग होगा y के हिसाब से इसका
थोड़ा अलग होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में बता। अब बोलेंगे अलग अलग डायग्राम का अलग अलग सेंटर ऑफ मास। ठीक है, हाँ। जब भी आपको एक रोड दी गई है, एक एक्स वाई किसी भी निर्देशांक में पड़ी है, उसकी लंबाई एल दी गई है, 0 0 मानकर उसका सेंटर ऑफ मास कहां निकालोगे? सेंटर ऑफ मास निकालेंगे L/2 इंटू 0। ठीक है, आपको इसका नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्कूल वाली नहीं, यूनिफॉर्म रोड, यानी एक लेंथ की मीनिंग्स राइट नहीं है, LENTH लेंथ। ठीक है, एक यूनिफॉर्म रोड दी गई है, उसकी लंबाई दी गई है, रोड ऑफ लेंथ ऑफ कर देना, ये बार बार दिया गया। यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ दी गई है, उसका सेंटर ऑफ मास निकालना। अब आपको कह रहा है कि नहीं, थोड़ा सा कुछ अलग कर दिया जाए। वहां क्या किया जाता है कि एक आपको हेवी रोड दे दी जाए, अगर एक समान वितरण है लोहे का तो उसका L/2 होगा। कोई भी जितनी दूरी L का मतलब आपको 100 मीटर की दी गई तो उसका सेंटर ऑफ मास 50 मीटर पे होगा। यानी उस रोड को आप 50 मीटर से पकड़ के उठा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी तो हमें बताना क्यों, क्योंकि वहां पे उसका सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करता है। तो आप आसानी से, अब आपको कहा जाए कि आपको एक हेवी रोड दे दी गई, हेवी रोड दे दी गई, जिसमें क्या दिया गया है? एक हेवी रोड दी गई है जिसमें है लाइनर, लाइनर मास डेंसिटी, एक सेकंड, लाइनर मास डेंसिटी यानी रेखीय घनत्व वाला द्रव्यमान, यानी एक ऐसी प्लेट जिसका घनत्व रेखीय दिशा में है और हाई डेंसिटी वाला है, उसका सेंटर ऑफ मास सीधा रखना है। कोई दिक्कत नहीं लगानी, किंतु परंतु नहीं लगानी, हमेशा इसका ड्रॉ कर देना है सीधा 2L/3 इंटू 0। ऐसे मान हमेशा याद रखने हैं, रटना है, सॉरी रट लेना, इधर उधर निकल जाता है, माफ करना। ठीक है, अगला मान, एक सेकंड, हाँ। अगली चीज दी गई है आपको, एक पेन या फिर एक हाफ रिंग। पूरी रिंग नहीं है, अगर पूरी रिंग होती तो ये कुछ ऐसे बनती। आपकी चूड़ी होती है, आपके हाथ में कंगन होता है, या फिर आपके हाथ में कड़ा होता है चांदी का, उसको रिंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बीच केवल उसकी परिधि होती है, बीच में कुछ नहीं होता। अगर उसके बीच में कुछ हो जाए तो उसको बोल देते हैं डिस्क, और कुछ होता ही नहीं है तो क्या बोले। ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? तो हमेशा आपको लिखना है एक यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सेमी रिंग। सेमी का मतलब अर्ध रिंग है, आधी रिंग दी गई, तो इसका सेंटर ऑफ मास हमेशा इसका सीधा मान रखना है, कितना होगा? लगभग 0 से कुछ ऊपर। ये होगी इसकी आर, ये इसकी हाइट है, ये इसकी आर हो जाएगी, यहाँ पे 0 0 पे रखा गया। तो हमेशा कितना होगा? हमेशा होगा 2R/पाई, 0/2R/पाई। अब आप सोचोगे कि 0 2R क्यों क्या? क्योंकि 0 का तो एक्स पे तो रखा हुआ है, तो 0 से कुछ ऊपर होगा तो ऊपर किसका हुआ? वाई निर्देशांक का। अगर नीचे हुआ तो -y का हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने दिए दिए गए क्वाड्रिक यानी चतुर्थ, यानी एक रिंग का चौथा हिस्सा। इतनी देर आपको इतना पूछ रहा था, अब आपको केवल इतना टुकड़ा देकर ये पूछ रहा है कि साहब इसका बता दो हमें, तो फिर हमें खुशी मिल जाएगी, हम आगे नहीं पूछेंगे। पर ये थोड़ा सा कमीना टाइप है, आगे भी पूछता है। ठीक है, हाँ। ठीक है, अब ये केवल एक रिंग के चौथा हिस्सा दे रखा है, उसका मान आपको निकालना है। तो हमेशा जब क्वाड्रिक दे रखा हो, इस साइड के मान हमेशा एक्स में पॉजिटिव होते हैं, लेकिन एक्स में इस साइड के मान हमेशा क्या होते हैं? नेगेटिव। वाई में हमेशा ऊपर तक के मान हमेशा पॉजिटिव होते हैं और नीचे के मान हमेशा नेगेटिव होते हैं। तो इसका सेंटर मास कहां? कहीं यहां होगा, इसका मान होगा -2R/पाई, और दूसरा होता है 2R, यानी दूसरे क्वाड्रेंट में। ऐसे क्वाड्रेंट होते हैं, देखो जिनको समझ में नहीं आता बेसिक मैथ देख लेना। ये होता है मूल बिंदु, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये -x एक्सिस, और ये होता है
वाई एक्सिस। ठीक है, अगर कोण मापना चाहो तो हमेशा यहाँ 0 डिग्री से कोण स्टार्ट होगा, यहां आते आते कोण बन जाएगा 90 डिग्री का। इस साइड में हमेशा दोनों मान प्लस में होते हैं, एक्स का मान भी प्लस का हुआ और वाई का मान भी प्लस का हुआ। लेकिन यहां एक्स का मान माइनस का और वाई का मान प्लस का। यहां आते आते दोनों मान एक्स और वाई के मान क्या हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस। देखो, हमेशा आप में अगर कंफ्यूजन हो तो क्या करना, पहले आपको निर्देशांक लेना है एक्स का, तो एक्स का क्या हुआ, पॉजिटिव, और यहां वाई का भी क्या हुआ, पॉजिटिव। दूसरी एक्स का क्या है, माइनस, और वाई का क्या, प्लस। यहां एक्स का माइनस और वाई का माइनस। अब देखो एक्स का क्या है, एक्स का पॉजिटिव है और वाई का नेगेटिव है, देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वाड्रेंट होते हैं, यहाँ 90, यहाँ 180 डिग्री का कोण होता है और यहाँ 360 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, कोई भी चीज यहाँ रखी हुई है तो उसका सेंट्रोमास मूल बिंदु पे। ठीक है, ये आपको दिया गया। हाँ। तो ये डायग्राम थे नॉर्मल होगा। अब अगले जो लेक्चर होगा वो भी रिकॉर्डेड होगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि जो शंकु होता है, जो अर्धगोला होता है, उनकी आकृति क्या होती है। ठीक है, जल्दी से हम टॉपिक को एंड करेंगे, फिर वापस हम स्टार्ट करेंगे रोटेशनल मोशन के, क्योंकि उसके 4 लेक्चर करवा दिए गए। अब वापस स्टार्ट करेंगे, जहां लंबवत अक्षों की परिमेय होगी वहां कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वैसे हैं, वो आगे वाले वाले। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अच्छा वीडियो अच्छा लगा तो हमें बताना। ठीक है, टेक केयर।